हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जीनो आईएएस। आज 24 सितंबर 2024 के डीएनए प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में मैं आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। जीनो आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, इस इनिशिएटिव पे जो अजीत तिवारी सर के गाइडेंस में चल रहा है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, इतना यूनिक इनिशिएटिव है कि आपको ऐसा और इसके जैसा इनिशिएटिव कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बस ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट, स्टैटिक और प्रीलिम्स, मेंस, हर एक चीज पे ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पे पीवाईक्यूज भी डिस्कस होते हैं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाओ। सी, जितनी भी आप एनालिसिस देख लो, किसी भी न्यूज चैनल की एनालिसिस देख लो, इतना ज्यादा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना तो मेरा पक्का आपसे वादा है। और आप जीनो की आर्मी हो, आपने जीनो को आगे बढ़ाना है, आपने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। जीनो आईएएस आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि आज तक अजीत तिवारी सर और हमें आप सब स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार दिया है। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे आए हैं तो बस एक ही उद्देश्य से आए हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा करके लाएं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाए। जैसे ये द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो अगर आप 1 घंटे 10 मिनट का देखते हो, ठीक है, बाकी सब वीडियोस की तरह नहीं है कि आप ठीक है आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट में खत्म हो गया। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको हर एक न्यूज का बेसिक्स और उसके बाद एडवांस और उसके बाद करंट अफेयर्स और उसके बाद पूरी होलिस्टिक जानकारी मिल जाती है, पिछले 2 से 4 साल की, उससे पहले जो हिस्ट्री में हुआ था वो, और अभी जो पिछले 1 साल से चल रहा है वो। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है जिसने कल परसों स्टार्ट की है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो लोग आते हैं, जो ये रिसर्च करके देते हैं, वो कम से कम 6 साल 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। मुझे खुद ये डीएनए एनालिसिस करते हुए 2 साल हो गए पूरे। ठीक है, और 2 साल का करंट अफेयर्स, इट्स लाइक कि मैं अभी भी वही रिवाइज कर रहा हूँ, और मैं आपको वो 2 साल का करंट अफेयर्स का क्रक्स यहाँ पे दे देता हूँ। इस चीज का आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ अंदाजा होने वाला है इस सेशन में। मैं चाहता हूँ आप ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है, जो जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, उस कॉन्सेप्ट पे हमारी सराहना करो। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दो, और अच्छी अच्छे लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो उस नॉलेज का सबसे पहला जो कर्ज आपके ऊपर होता है वो ये है कि आप उस नॉलेज को किसी और इंसान के साथ शेयर करो। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम भी यहाँ पे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ पे बैठो। ठीक है, आपके दिल में पक्का इरादा हो कि मेरी वजह से या मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है उनको मेरी वजह से हेल्प हो, ना कि मैं उनको धक्का देके पीछे करूं। हमारा दिल हमेशा साफ होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने साथ अपने साथियों की भी हेल्प करो, और सबके साथ ये जो सेशन है सबके साथ शेयर करो। नाउ स्टार्टिंग विद द न्यूज। आज के न्यूज़पेपर में 8 आर्टिकल्स हैं, आई गेस मोर देन 8 आर देयर, बट मैंने मेन मेन आर्टिकल्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप चाइल्ड सेक्स एब्यूज बस खाली देखते हो, ठीक है, तो वो भी एक ऑफेंस है। किस एक्ट के अंदर? कोई एक्ट यहाँ पे नहीं है। पॉक्सो जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट को अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि हमें रेलिवेंट अमेंडमेंट्स लेके आनी पड़ेगी, ताकि हम इस चीज को भी ऑफेंस डिक्लेयर कर दें। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म इन यूरोपियन कॉन्सेप्ट। तमिलनाडु के गवर्नर सर ने यहाँ पे कमेंट कमेंट पास किया है कि सेक्युलरिज्म जो है ये इंडिया में है तो सही, बट ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और इंडिया में ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था। ठीक है, क्योंकि उनके कमेंट्स थोड़े बहुत पॉलिटिकल है इन नेचर। हमें जो समझना है, हमें समझना है सेक्युलरिज्म और इसका पूरा होलिस्टिक एनालिसिस। इसके बाद हम क्लैड 1B स्ट्रेन देखेंगे कि ये स्ट्रेन किस बीमारी का स्ट्रेन है, और केरला में ये पाया गया है। इससे पहले हमारे पास हरियाणा में एक और केस आया था, दैट वाज ऑफ क्लैड 1B, नो दैट वाज ऑफ क्लैड 2B। ठीक है, इसके साथ साथ कोडियतम स्टाइल क्या है और कोडियतम डांस क्या है, कोडियतम डांस का बेसिक्स एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, इसके फीचर्स, हर एक चीज। There are two editorials which today I want to discuss. One is discussing the main aspects of trade with China, economic relations particularly, इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक रिलेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एंड दूसरा आर्टिकल यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है, और ये आर्टिकल हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, पिछली बार भी इस चीज़ पे बहुत ही बड़ा एक एडिटोरियल आया था कि क्या इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट्स रोकने चाहिए जो ये इसराइल को दे रहा है, या फिर इनको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर कंटिन्यू करना भी चाहिए तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इसका क्या है, क्या हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है, और उसके रिलेटेड
हमें एक्चुअल में वहाँ की क्राइसिस को लेके नहीं डिस्कशन करेंगे, बट ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे और एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। क्या कौन से ऐसे प्रोविजंस है, लाइक जिनेवा कन्वेंशन, है ना, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रीटी, ये सब क्या चीजें हैं इनके बारे में जानेंगे। और रिवर्सल ऑफ मॉनसून कैसे होता है, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्या डिस्प्यूट्स है, और इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर में और सेंट्रल एशिया में कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, नॉट सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, किस रीजन का कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, हर एक कॉन्फ्लिक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। आज का पहला एडिटोरियल हमें बोल रहा है अबाउट द पॉक्सो एक्ट। सिंपल, इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूजिव मटेरियल, ये टर्म हमें यूज करनी चाहिए, दैट इज CSEAM। इस टर्म को हम यूज करना चाहते हैं, और ये जो टर्म है इसको यूज करो बजाय इसके कि आप बस इतना लिखते हो दैट इज चाइल्ड सेक्स अब्यूज। बस आप चाइल्ड सेक्स अब्यूज टर्म को रिप्लेस करो और उसके बदले लिखो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। अब इससे होगा क्या, टर्मिनोलॉजी चेंज करने से क्या होगा, ठीक है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हटा के आप इस टर्म को लिखोगे तो क्या होगा, क्योंकि इस टर्म से होगा क्या कि बस पोर्नोग्राफी को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये एक होलिस्टिक टर्म हो जाएगा और ये डिटेल में जो है पूरा डिटेल में डिफाइन करेगा इस मटेरियल को। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है दैट विविंग इन प्राइवेट, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, possessing, distributing or displaying pornographic acts involving children attract criminal liability under POCSO Act and the Information Technology Act। तो दो एक्ट्स इस चीज को गवर्न कर रहे हैं, वन इज पॉक्सो एक्ट, अनदर इज IT एक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक केस चल रहा था वहां पे, जो केस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO का केस था, दैट इज जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। इस NGO ने यहाँ पे केस फाइल किया था और डेफिनेशन को चेंज करना था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन को। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि पॉक्सो के एक्ट में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और उस अमेंडमेंट में हम ये चीजें लिख सकते हैं, बजाय इसके कि बस इतना लिखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्रिमिनलाइज करना, इसके बजाय हम इस मटेरियल को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हमें याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये याद रखना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्या चीज बोली है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, केस भले याद रहे या ना रहे, केस का नाम याद ना रहे तब भी चलेगा, बट ये डेफिनेशन को ब्रॉडन करना और इस डेफिनेशन को स्पेसिफिक बनाना ताकि क्रिमिनल्स को कन्विक्ट किया जाए इजीली, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आता है काम किसका, जुडिशरी का। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जुडिशरी के पास, अगर जुडिशरी एक्टिविस्ट जुडिशरी हो, अगर वो सच में काम करना चाहती हो तो वो कितना अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने विशाखा गाइडलाइंस में ऐसा देखा था और इस टाइम पे हम पॉक्सो को लेके ऐसा देख रहे हैं। रिवाइज करते हैं पॉक्सो के एक्ट को। पॉक्सो का एक्ट जो है ये 2012 में आया था। ठीक है, और 2012 में ये क्यों आया था, क्योंकि अगर आपको पता हो इंडिया ने राइटिफाई किया था किसको, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, विच इज अ कन्वेंशन ऑफ 1992। अब पॉक्सो एक्ट क्या करना चाहता है, इट एड्रेसेस द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, देयरफॉर इट पीनलाइजेस ऑल ऑफ द इवेंट्स, जितने भी आप ऑफेंसेस करोगे या कोई भी इंसान, कोई भी क्रिमिनल ऐसा कोई ऑफेंस करता है जिसमें बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है या सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उस इंसान को यहाँ पे ट्रायल में लेके आएंगे और उसको अरेस्ट करेंगे और उसको सजा मिलेगी इस एक्ट के अंदर। अब समझना ये बात है कि कौन होता है चिल्ड्रन, हु इज अ चाइल्ड। अ चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड का डेफिनेशन इज 18 ईयर्स। ठीक, क्लियर। अभी ये डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं इसके बाद भी समझ में आएगा। इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि जितना ही घिनौना क्राइम होगा उतनी ही ज्यादा पनिशमेंट होगी। 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे ताकि इसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके, इंक्लूडिंग यहाँ पे डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो दो चीजें आपने याद रखी, एक है पॉक्सो एक्ट डिफाइन करता है चाइल्ड को, दूसरा इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी आती है उन क्राइम्स के अंदर जो बहुत ही ज्यादा घिनौने क्राइम्स होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली नोटिफाइड पॉक्सो रूल्स इन 2020 आल्सो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पॉक्सो एक्ट? फर्स्ट, इट इज जेंडर न्यूट्रल इन नेचर। जेंडर न्यूट्रल मतलब आप यहाँ पे अगर सेक्सुअल अब्यूज गर्ल्स के साथ हो या बॉयज के साथ हो, दोनों केसेस में सेम, या आप मान लो दोनों केसेस में सिमिलर टाइप्स ऑफ आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा और सिमिलर टाइप ऑफ आपको जो है जेल टर्म पास करनी पड़ेगी। और इट डिपेंड्स कि जज का नेचर कैसा होगा, केस का नेचर कैसा होगा, एविडेंसेस का नेचर कैसा होगा, उस क्रिमिनल का नेचर कैसा होगा, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा या रिपीटेटिव ऑफेंडर होगा। तो ये जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे मैंने बोली, इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। बट द कंडीशन इज यहाँ पे ये एक्ट गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को विक्टिम करार दे सकती है। ठीक है, दोनों विक्टिम्स हो सकते हैं और दोनों के साथ अगर कहीं पे भी गलत होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है तो दोनों केसेस में सजा मिल जाएगी।
ठीक है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नेक्स्ट इज ईज इन रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। आप इजीली जाके पॉक्सो एक्ट के अंदर रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। जस्ट अ सफिशिएंट जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, ताकि आप जाओ और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस दर्ज कराओ। ठीक है, नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल्स बट आल्सो इंस्टीट्यूशंस कैन रिपोर्ट दिस थिंग। देयरफॉर यहाँ पे जो आपने देखा कौन सा इंस्टीट्यूशन था, दिस एनजीओ वाज देयर जिसने ये केस फाइल किया था। तो अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है या बच्चे के किसी गार्डियन को पता है, तो वो गार्जियन जाके रिपोर्ट कर सकता है, या कोई एनजीओ जाके, कोई इंस्टीट्यूशन जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकता है। देयर इज एक्सप्लिसिटली डेफिनेशन ऑफ टर्म्स लाइक स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल। इसको एक नया ऑफेंस बताया गया था। इसी चीज को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है आज का, कि अगर आप प्राइवेटली डाउनलोड करते हो, स्टोर करते हो, पोजेस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो या डिस्प्ले करते हो, इन सब चीजों को यहाँ पे ऑफेंस बताया गया है। क्लियर कट। तो क्या क्या चीज हमने याद रखा? पहला हमने याद रखा डेफिनेशन, दूसरा याद रखा डेथ पेनल्टी, तीसरा याद रखा डेफिनेशन में 18 साल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस इज इजी बाय इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन बोथ, स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज आल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, फर्दर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म्स। क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में डेफिनेशन बहुत पूछता है। कब? प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, पूछा जाता है दैट आर्टिकल 13 या जुडिशियल रिव्यू इज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही बहुत बार यूपीएससी ने जैसे पूछा है कि चाइल्ड का डेफिनेशन इज डिफाइंड अंडर द लेबर लॉज और इज डिफाइंड अंडर दिस लॉ एंड दिस लॉ। ठीक है, दिस इंडियन पीनल कोड डिफाइंस दिस। बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि इस एक्ट के अंदर किस किस चीज की डेफिनेशन दी हुई है। तो दूसरी चीज का क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली दी हुई है। डन। नेक्स्ट इज, अगर आप बात करो मॉडेस्टी की, ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करो सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सेक्सुअल असॉल्ट का जो टर्म है ये इंडियन पीनल कोड में भी लिखा हुआ है। और इंडियन पीनल कोड में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, जो कि एक वेग टर्म है। इसीलिए इन टर्म्स को हाईलाइट करना और इन टर्म्स को स्पेसिफिक बनाना जरूरी हो जाता है। किसके लिए? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। नेक्स्ट इज जो पॉक्सो के रूल्स आए थे 2020 में, जो मैंने अभी बोला आपको, 3 से 4 साल का करंट आपका यहाँ पे कवर हो रहा है डेली बेसिस पे। ये बस न्यूज़पेपर आज का करंट नहीं है, ये न्यूज़पेपर पिछले 3 साल का करंट है। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचो कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो बस, उससे अच्छा ये है आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। ठीक है, द स्मार्ट वे इज कि आप एटलीस्ट एक टीम की हेल्प लो, और वो टीम आपके लिए काम करके आ रही है, तो डू इट बेटर, डू इट विद अस। पॉक्सो रूल्स 2020, फर्स्ट इज इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड स्पेशल रिलीफ। पॉक्सो रूल्स को अमेंड किया गया था। पॉक्सो एक्ट के अंदर पॉक्सो रूल्स डिफाइन किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड बोला दैट पॉक्सो रूल्स विल अलाउ सुप्रीम कोर्ट को टू ऑर्डर इंटरिम कॉम्पनसेशन फॉर चाइल्ड्स नीड्स एंड रिहैबिलिटेशन। तो पॉक्सो रूल्स के अंदर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन आता है, और कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। सेकंड, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होगा ये। इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेशल रिलीफ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी, एंड इट विल रेकमेंड कि कितनी एसेंशियल नीड्स है, चाहे खाना हो, क्लोथ्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उस बच्चे का जिसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। और वो फंड्स उसको कहां से मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से उसको वो फंड्स मिलेंगे। अब ये डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये किस एक्ट के अंदर आते हैं? ये आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो दो एक्ट्स हमने समझ लिए। ठीक है, तो दोनों एक्ट्स आपस में काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। इट विल ऑल्सो सपोर्ट द पर्सन फॉर द चाइल्ड, सपोर्ट पर्सन फॉर द चाइल्ड विल बी डिक्लेयर्ड, कि कौन इस बच्चे का टेक केयर करेगा। दे एम्पावर दिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टू डिक्लेयर, to provide a support person to assist the child throughout the investigation and trial processes। एक पर्सन इस बच्चे के साथ दिया जाता है जिसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होगा, ताकि वो उसकी हेल्प करे, उसको साथ साथ लेके जाए जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ठीक है, उसके मेंटल और उसके फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उसकी हर एक नीड का ध्यान रखा जाता है। द सपोर्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट्स। उसमें मेडिकल केयर आता है, काउंसलिंग आती है, एजुकेशन आती है, हर एक चीज का ध्यान वो रखेगा। यहां तक क्लियर है चीजें? चलो, यहीं पे हमें ये भी याद रखना है दैट पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड अब्यूज को लेके यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है। जैसे सबसे पहला कन्वेंशन है जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 1924। ये जो डिक्लेरेशन है, इट लिस्ट्स 5 प्रिंसिपल्स which direct towards the development of children. However, these principles are considered, or they consider children as an object of protection instead of holder of rights. What do we mean by this? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं, आपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है ऐसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि इनको राइट्स दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो, ये 1924 बहुत पुराना डिक्लेरेशन है, इसीलिए इसमें इतना अगर आप देख लो तो थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्सिकल डेफिनेशन है और बहुत कम इवॉल्व डेफिनेशन है।
बच्चे को लेके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे गार्जियन के ऊपर दी गई है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1959। ये वाला जो डिक्लेरेशन है, इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1959, and this declaration recognizes the need for the protection of children against all the forms of neglect, cruelty and exploitation। कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना है हर उस चीज के अगेंस्ट, चाहे वो नेग्लेक्ट हो, क्रूअल्टी हो या एक्सप्लॉइटेशन हो। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। दिस कोवेनेंट, इसका जो आर्टिकल 10 है, ये रिकॉग्नाइज करता है चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन को और कहता है कि इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉइटेशन। यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है ऑन चाइल्ड राइट्स, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, ये 1992 जो मैंने यहाँ पे बोला, इसको रेटिफाई करने के बाद ही हमने पॉक्सो एक्ट लेके आए थे। 1992 का कन्वेंशन इसके बाद का है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1989, केम इनटू फोर्स इन 1990, इसके बाद आया 1992 which is in sequence to this only. It offered a legally binding instrument, but only after ratification. It established a committee on the rights of child to monitor the progress of member states, कि कितनी भी मेंबर कंट्रीज है जो जो इस कन्वेंशन को साइन करती है कंट्रीज, उन कंट्रीज में कितने ऐसे एक्ट्स, कितने ऐसे प्रोविजंस लेके आया जाएगा जिससे चाइल्ड का प्रोटेक्शन हो। तो एक तो हमने ये डिक्लेरेशंस थोड़े बहुत याद रखने हैं। क्या याद रखना है इसमें से? पहला ये चीज याद रखनी है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पहले से चाइल्ड राइट्स के ऊपर डिक्लेरेशंस आई है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखनी है कि इंडिया ने राइटिफाई किया है कौन सा वाला कन्वेंशन? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992, और उसके बाद हमारे पास पॉक्सो एक्ट आया 2012 में। डन, चलो यहां तक क्लियर हो गया चाइल्ड एंड पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज अबाउट सेक्युलरिज्म। इस आर्टिकल में जो सबसे पहली बात की जा रही है, द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु R.N. Ravi sir, he highlights that Bharat is a dharma-centric nation and there was no such conflict earlier as there was conflict between the church and the king in Europe. यूरोप की सोसाइटी अगर आप समझो, ठीक है, मिडिवल टाइम्स में यूरोप की सोसाइटी को गवर्न करने के लिए देयर वाज किंग एंड देयर वाज चर्च, ठीक है। जैसे अगर आप हमारा ही पास्ट ले लो, तो हमारे पास्ट में भी चर्च की जगह टेंपल था विच वाज होल्डिंग सिग्निफिकेंट पावर, प्रीस्ट वाज होल्डिंग सिग्निफिकेंट पावर इन वैदिक टाइम्स। बट वहीं पे अगर आप देखो, किंग जो है वो रूल क्यों करता था और कैसे करता था? क्योंकि चर्च बोलता था दैट किंग हैज डिवाइन पावर्स, ठीक है। चर्च जो है वो क्राउन रखता था किंग के ऊपर। जो पादरी होता था, चाहे वो ज्यूज का हो, वो पोप हो, वो चर्च का फादर हो, वही किंग को कोरोनेशन करता था। और किंग के पास जो पावर्स होती थी वो डिवाइन पावर्स होती थी। और किंग रूल करता था किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, जिनको नेशन स्टेट्स बोला जाता था उस टाइम पे। बट बात यहाँ पे ये है कि चर्च और किंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि यहाँ तक जो सोसाइटी थी वो फ्यूडलिज्म पे बेस्ड थी, ठीक है। मिडिवल टाइम्स में जो सोसाइटी थी यूरोप में, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू काम कर रही थी। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स कौन थे? ये हमारे, ऐसे ले लो आप, जमींदार थे। जैसे इंडिया में जमींदार थे, वैसे ही ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे यूरोप में। ये जमींदार पैसा इकट्ठा करके किंग को देते थे, ठीक है। ये फ्यूडल लॉर्ड्स किंग को पैसा देते थे और यही फ्यूडल लॉर्ड्स चर्च को भी पैसा देते थे। बट हुआ ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यहाँ पे जो इकोनॉमी थी, इट वाज अग्रेरियन इकोनॉमी। और अग्रेरियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है लेबर। लेबर वो लोग जो काम कर रहे थे खेतों में, पेजेंट्स वो लोग जो खेत जोत रहे थे, जो खेतों से प्रोडक्ट निकाल रहे थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ, ये लेबर चला गया यहाँ से और ये काम करने लग गया इंडस्ट्री में। जो ही मॉडर्न आइडियाज आने लग गए, ये लेबर निकल के इंडस्ट्री में काम करने लग गया। जो ही ये इंडस्ट्री में चला गया, इस लेबर की शॉर्टेज आ गई एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इस इंडस्ट्री को गवर्न करने वाले लोग थे कैपिटलिस्ट, जो चर्च के एगेंस्ट में थे। क्योंकि यहाँ पे जो आइडियाज आ गए उस टाइम पे, दीज वेर द आइडियाज ऑफ रेनेसा। इसीलिए चर्च और किंग के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा शुरू हो गया, क्योंकि किंग वाज नाउ डेवलपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट्स, है ना। और यहाँ पे एक और चीज प्रॉब्लम ये थी कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ये पैसा चर्च को दे या ये पैसा किंग को दे। और चर्च और किंग आपस में जो पावर शेयर कर रहे थे, किंग कभी चर्च की नहीं मानता था, चर्च कभी किंग की नहीं मानता था। किंग सोचता था मेरे पास पावर्स है तो मैं चर्च की क्यों सुनूं। चर्च में जो फादर्स थे वो बोलते थे जो हम बोलेंगे वही बादशाह को करना पड़ेगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट मेडिवल टाइम्स के एंड में पैदा हो गया, मेडिवल एज खत्म होगी और वहीं पे चर्च और किंग का कॉन्सेप्ट अलग अलग होने स्टार्ट हो गया। कैपिटलिस्ट्स ने बोला कि आप एक काम करो, आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दो।
रिलीजन को प्राइवेट अफेयर बनाओ, पॉलिटिक्स को अलग करो, और पॉलिटिक्स के नाम पे यहाँ पे लिबरलिज्म के आइडियाज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया सेक्युलरिज्म का. What was the European concept of secularism? It was total separation of politics and religion. ठीक है, जिसमें यह बोला गया दैट पॉलिटिक्स विल बी द डोमेन ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे और किंग का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा थ्रू लॉ ऑफ थ्रू द रूल ऑफ लॉ. अब रिलीजन अलग हो गया और ये चीज अलग हो गया. बट हमारे यहाँ पे जो सर है, तमिलनाडु के जो गवर्नर है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे इंडिया की बात करो तो इंडिया में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, है ना. इंडिया में जो मेन चीज थी वो था दैट वाज धर्मा. धर्मा इज डूइंग योर राइचस ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है वो आपको करनी है. वहीं पे हमारे यहाँ जो है मेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था किंग और चर्च के बीच में, क्योंकि हर एक इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा था, हर एक इंसान अपने वर्ण के अकॉर्डिंग चल रहा था. जो उसको ड्यूटी असाइन हो गई थी वो वही काम कर रहा था, चाहे उसको राजपाट संभालना था तो वो वही कर रहा था, चाहे उसको टीचिंग करनी थी तो वो वही कर रहा था, चाहे उसको क्षत्रिय था तो वो बस सोल्जर ही बन रहा था. वो अपना धर्म प्रोटेक्ट कर रहा था. ठीक है, विच वॉज धर्म सेंट्रिक, इट वॉज नॉट रिलीजन सेंट्रिक. इफ यू अंडरस्टैंड, धर्म इज नाउ, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, धर्म इज नाउ सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन. दैट धर्म इज समथिंग डिफरेंट एंड रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट. देयरफॉर व्हाट ही सेज इज कि हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये लाया गया इमरजेंसी के टाइम पे. ठीक है, एंड ही इज हाइलाइटिंग दैट अ लॉट ऑफ फ्रॉड हैव बीन कमिटेड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ देम वाज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. आपको क्या लगता है ये सेक्युलरिज्म का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है? दिस इज समथिंग जो जुडिशियरी को डिसाइड करना है. जो जुडिशियरी बोलेगी कि ये रॉन्ग है या राइट है, कि इसका जो डेफिनेशन है ये गलत है या ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर ये लाया गया, क्या ये ठीक है या गलत है, वो सब चीजें अलग है. मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि ओरिजिन ऑफ सेक्युलरिज्म. अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे काम करता है. इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म, इट रेस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स, इट प्रमोट्स हार्मनी एंड इक्वालिटी अमंग ऑल द रिलीजन्स. ठीक है, इट अलाउज यू टू वेयर रिलीजियस अटायर इन पब्लिक स्पेसेस, आर्टिकल 25 which gives you the freedom to practice and profess your religion. Plus, it also provides financial support to all the religious institutions. It resolves conflicts through dialogue and legal means. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जहां पे भी रिलीजन में आएगा वहां पे हमारे पास पर्टिकुलर लॉज है, जैसे पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वहीं पे हमारे पास बाकी सारे पर्सनल लॉज है, हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड बिल थी बट वो इंप्लीमेंट नहीं हुई या वो पास नहीं हुई, वो अलग कहानी है. बट द कंडीशन यहाँ पे है कि हमारे पास हर एक मजहब के लिए लॉ बना हुआ है, डायलॉग है, लीगल मीन्स है. बट समझने वाली बात यह है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म ऐसा क्यों बना, जबकि अगर आप फ्रेंच का सेक्युलरिज्म देखो तो टोटली अपोजिट है, कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है फ्रॉम द पब्लिक स्पेयर. आप कोई भी रिलीजियस सिंबल पहन के आप बाहर नहीं आ सकते, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते. जैसे आप पगड़ी, टीका, कड़ा, धोती कुर्ता, दाढ़ी, कुर्ता शलवार, ये सब पहन के, टोपी, ये सब पहन के नहीं आ सकते कहां पे, पब्लिक प्लेसेस पे. वहीं पे अगर आप देखो इंडिया का सेक्युलरिज्म आपको इजीली बोल रहा है कि आपको जो भी चीजें प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत है आप वो कर सकते हो. फ्रेंच सेक्युलरिज्म डज नॉट सपोर्ट any religious practice. It does not fund any religious practice. It often leads to legal restrictions, not legal permissions. इंडिया में अगर आप देखो डिस्प्यूट आएगा तो आपको उस डिस्प्यूट के ऊपर बात की जाएगी. जैसे हमारे पास हिजाब बैन था, ठीक है, क्या हिजाब को बैन किया जाए या नहीं किया जाए, वो डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है. और अभी भी बोला जा रहा है दैट इट्स द फंडामेंटल राइट, इट इज वन ऑफ द राइट्स टू वेयर वट एवर यू लाइक टू वेयर, है ना. बट वहीं पे अगर आप फ्रेंच का सेक्युलरिज्म देखो तो टोटल बैन, आप नहीं पहन सकते, बिल्कुल नहीं पहन सकते, पब्लिक प्लेस है आपको नहीं पहनना है, बैन लगा देते हैं. इट एम्फेसाइजेस ऑन एसिमिलेशन एंड फेसेस चैलेंजेस विद मल्टीकल्चरलिज्म. वहीं पे अगर आप देखो इंडिया का मल्टीकल्चरलिज्म हमेशा से हमने एम्ब्रेस किया है. क्या मतलब हुआ इस मल्टीकल्चरलिज्म और इन सब चीजों का, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया की हिस्ट्री समझते हैं. इंडिया का एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखो तो वी हैड सनातन धर्म, जिसकी बात तमिलनाडु के गवर्नर सर कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे पास सनातन धर्म था और वही चल रहा था. दिस सनातन धर्म डेवलप्ड ऑन 4 वेदास प्लस उपनिषद्स. ठीक, देन केम अशोका who was the first great emperor, and he announced 3rd century BC, and he announced in the 3rd century BC itself that state would not prosecute any religious sect. ठीक है,
ऐसा बोला किसने? अशोका ने। और ये कहां पे लिखा है? ये 12th रॉक एडिक्ट में लिखा है। ठीक। प्लस अशोका ये भी बोल रहा है कि दैट वी विल हैव टॉलरेंस, वी विल हैव ब्रदरहुड, एंड वी विल डेवलप रेस्पेक्ट, spirit of great respect towards all the religious sects. Further, in the advent of Jainism, Buddhism, Islam and Christianity, everything was welcomed on Indian soil. अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी टाइम पे आया, ओरिजिनेट हुआ यहीं पे, बर्थ प्लेस यहीं थी। प्लस इसके बाद इस्लाम आया थ्रू इन्वेजन एंड ऑल द अदर सोर्सेज। क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है, थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर कंपनीज ऑल्सो। पोर्चुगल पर्टिकुलरली इसका मेन लीड था जो क्रिश्चियनिटी लेके आया। वहीं पे अगर आप देखो मेडिवल टाइम्स में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट which brought together religious communities towards love and peace. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में अगर आप देखो तो हमारे पास संत कबीर है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, संत तुकाराम, मीरा भाई, है ना, ये सब लोग थे हमारे पास जिन्होंने रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया। वहीं पे अकबर लेके आया दीन इलाही, ठीक। ही ऑल्सो अबॉलिश्ड द जिजिया, ही ऑल्सो ब्रॉट इन द सुलह कुल, ठीक है, एंड ही ऑल्सो बिल्ट द इबादत खाना। What was all of this? These were the basis of secularism in India. ठीक है, बट अगर आप इससे पहले भी जाओगे तब तो सनातन धर्म था। देन यू आर गोइंग टू एंशिएंट एट ऑल, ठीक है। हाउएवर, ब्रिटिश केम हियर, वी faced the policies of divide and rule, eventually led to partition of Bengal and then to the partition of country. Then we faced different religious prosecutions, we faced religious conflicts, we faced religion mixing with the politics. और अगर आपको पर्टिकुलरली याद हो कुछ चीजें मॉडर्न इंडिया में जहां पे रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया गया आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल द पॉलिसीज विच वेर फॉलोड बाय सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जैसे अगर आप इनिशियल फ्रीडम मूवमेंट देखो तो वहां पे लिबरल लोग थे। कौन कौन था? फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दे वेर लिबरल्स, ठीक है। और बट अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो आपको ये दिखेगा दैट नेहरू कमेटी जो 1928 में आई थी एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने, एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ नेहरू कमेटी ऑफ 1928, दिस कमेटी laid down many features of secularism. 1928, this committee laid down many provisions of secularism, like there shall be no state religion for Commonwealth of India or for any province in Commonwealth, nor shall the state either directly or indirectly endow any religion, है ना, nor shall we impose disabilities on religious beliefs. ऐसे कुछ प्रोविजंस थे नेहरू कमेटी के बताए गए। गांधी सेक्युलरिज्म टॉक्स अबाउट ब्रदरहुड, जवाहरलाल नेहरू सेक्युलरिज्म टॉक्स अबाउट साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म की, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म समभाव, ठीक है। वहीं पे गांधी की फिलॉसफी, गांधी जी ने क्या बोला? दैट देयर शुड बी ब्रदरहुड। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला? दैट देयर शुड बी व्हाट? साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, ठीक। महात्मा गांधी with his brotherhood came with the concept of positive secularism, ठीक है। therefore secularism in India is governed by all of this philosophical debate. तो फिलॉसफी तो मैंने आपको बता दी, हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है सेक्युलरिज्म के। और बेसिकली सेक्युलरिज्म इंडिया और फ्रेंच में जो अलग अलग है, इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों अलग अलग है। इसके साथ जो हमें समझना है वो है दैट इज द प्रोविजंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सबसे पहला हमारे पास है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दिस एडेड द वर्ड सेक्युलर टू प्रियम्बल।
ठीक है. It emphasized the fact that constitutionally India is a secular country which has no state religion, and state shall recognize and accept all the religions and shall not favor or patronize any particular religion. आर्टिकल 14 हमें बोलता है इक्वालिटी के बारे में. आर्टिकल 15 हमें बोलता है रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. आर्टिकल 16 क्लॉज 1 gives us guaranteed equality of opportunity to all citizens for public employment. Article 25 gives us the freedom of conscience and allows us to profess, practice, and propagate our religion easily. Article 26 gives a right to every individual and religious group to establish and maintain their own institutions for religious and charitable purposes and to manage its own affairs in the matters of religion. Further, Article 27 says that the state shall not compel any citizen to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. वहीं पे Article 28 gives us the right to establish the educational institutions. 29 and 30 gives us the cultural and educational rights. ठीक है. And these rights are given to all the minorities. वहीं पे we all have a fundamental duty under Article 51A, which says that we should promote harmony and spirit of common brotherhood, which is the fundamental duty number 5, that is E. ठीक है. तो यहाँ पे इतने सारे प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो वेदर देयर इज just a word in the constitution which was added in 1976 during the era of emergency, this does not mean that पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे ही लाया गया है. मैं इतना इसको एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आज का आपका क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाया गया है. ठीक है, सेक्युलरिज्म के बेसिस पे ही बनाया गया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता तो आपको फंडामेंटल राइट समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. डन. इसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. Communalism talks about communities, regionalism talks about a region, and secularism talks about religion. ठीक है, and some groups. Done. बस इतना ही डिफरेंस है और यही चीज याद रखिए. कम्युनिटी का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं. फार्मर कम्युनिटी ले लो, ठीक है, लेबर कम्युनिटी ले लो. इसीलिए वो लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं और उसी बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि जिस किसी के पास भी पावर है वो पावर वहां से छीन के हम अपने पास लेके आएंगे. एंड इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर होते हैं दैट इज लाइक रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट, है ना. दीज कम्युनिटीज आर बेसिकली कॉज्ड बाय द सोशल इश्यूज. रीजनलिज्म की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कोई और रीजन, उस रीजन जैसे ये हमारा क्या नाम है इसका, खालिस्तान, जैसे ग्रेटर नागालैंड. तो ये जो रीजन्स होते हैं, इन रीजन्स में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, चाहे वो रीजन कितने ही स्टेट्स में डिवाइडेड हो, बट उस रीजन के जो लोग हैं ना वो अपने आप को असाइन करते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से. जैसे लैंग्वेज हो, ठीक है, जैसे कोई एथनिक कल्चर हो, उस एक बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड देन व्हाट दे डू इज they pose threat to the stability of nation. How? Because they do not respect the political boundaries. What they want is they want ethnic boundaries. They do not want ethnic people to mix up with each other. जैसे मणिपुर में अभी बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है हमारा, that is basically an ethnic crisis. Why is that an ethnic crisis? Because वो दो ट्राइब्स के बीच में है जो नहीं रहना चाहते हैं एक स्टेट में, जो बोलते हैं कि इनको हटाओ. एक ट्राइब बोलती है कुकीज बोलते हैं, जोमीज को हटाओ, जोमी बोलते हैं कुकीज को हटाओ. वहीं पे अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करो तो इट टॉक्स अबाउट रिलीजन्स. ठीक है, वन रिलीजन शुड नॉट बी विद दिस रिलीजन शुड नॉट बी विद दैट रिलीजन. ठीक है, डन. चलो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द क्लैड 1B mpox स्ट्रेन. दिस स्ट्रेन, ये mpox का एक स्ट्रेन है. mpox जो मंकी पॉक्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इंडिया में पहला केस आया है क्लैड 1B स्ट्रेन का. इससे पहले हमारे पास क्लैड 2 स्ट्रेन का एक और केस आया था जो वेस्ट अफ्रीका से आया था. ये वाला जो केस है ये यूएई से आया है और ये केरला में पाया गया है और ये केरला में ये पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया है. अब एमपॉक्स क्या होता है और इसके ये दो स्ट्रेन्स क्या है. एमपॉक्स, मंकी पॉक्स, इट इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज.
ठीक है, सो जूनोटिक है और इसको वायरस, ये वायरस के बेसिस पे बनती है। कौन सा वायरस है? ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, पॉक्सीविराइडे फैमिली का ये वायरस है, जूनोटिक डिजीज है एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। क्लियर? मेनली मंकीज से आता है और ह्यूमंस में फैल जाता है। सबसे पहली कंट्री जहां पे ये पाया गया था 1958 में वाज डेनमार्क। ठीक है, और उसके बाद 1970s में ये पाया गया कहां पे? डीआरसी कॉन्गो, जो कि अफ्रीका की कंट्री। ठीक है, मैप भी आपके लिए यहाँ पे है। डीआरसी इज दिस कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब अगर किसी को ये हो गया तो उस इंसान को क्या क्या सिम्टम्स आती है? सिम्टम्स याद नहीं रखने हैं, बट एक चीज याद रखना है, दैट इज स्वोलन ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स। जहां जहां पे भी इंसान के लिम्फ नोड्स है वो स्वोल, मतलब वो ना फूलने लग जाते हैं, दे स्टार्ट स्वेलिंग। लिम्फ नोड्स मतलब अगर आपके ब्लड में कहीं पे क्लॉटिंग हो रही है या ब्लड कहीं पे रुका हुआ है, जम गया है, आपको अगर नहीं पता है तो यू शुड डू अ लिटिल बिट रिसर्च अबाउट दिस कि व्हाट आर लिम्फ नोड्स, है ना। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये थोड़ा सा फूलने लग जाते हैं। रैशेस, हेडेक्स, फीवर, मसल एक्स, ये सब चीजें होती है जो कि नॉर्मल फीवर में भी इंसान को हो जाती है। ये किस किस एनिमल के थ्रू फैल सकती है? जैसे अगर आपको किसी एनिमल ने काट लिया और यू आर ईटिंग दी प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ दी एनिमल्स, आपने चिकन खा लिया या कोई ऐसा एनिमल खा लिया या उनके बॉडीली फ्लूइड्स के साथ आपको टच हो गया, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में ये फैल सकता है। जैसे अगर आपने डायरेक्ट किसी उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट कर लिया, उसके साथ बैठ गए, बहुत देर तक उसके साथ बातें कर ली, प्रोलॉन्ग्ड या इंटीमेसी, इंटीमेसी के थ्रू भी ये फैलता है। डन। इसके दो यहाँ पे स्ट्रेन्स हमें मिले हैं, वन इज क्लैड 1, अनदर इज क्लैड 2। क्लैड 2 का ग्लोबल लेवल पे आउटब्रेक हुआ था 2022 में, एंड क्लैड 1 लीड्स टू मोर सीवियर डिजीज एंड डेथ देन क्लैड 2। तो ज्यादा सीवियर कौन सा है? क्लैड 1। वैक्सीन एंड मेडिकेशंस की अगर आप बात करें तो ये 2 से 4 हफ्तों में वैसे भी ठीक हो जाती है बीमारी, है ना। बट यहाँ पे कोई एस्टैब्लिश्ड क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जो यहाँ पे दी जाती है डायरेक्टली। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर टू मैनेज द सिम्टम्स। जिसको ज्यादा फीवर हो गया उसको पैरास्टामोल दे दी, जिसको थोड़ा और ज्यादा हो गया, कुछ बाकी सारे कोमॉर्बिडिटी है तो उन सब चीजों को ट्रीट किया जाता है, बाकी उतना कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी दे देते हैं कि शायद ठीक हो जाए। दिस इज मंकी पॉक्स एंड इट्स स्ट्रेन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल है, इट इज अबाउट द कूड़ियत्तम। कूड़ियत्तम क्या है और ये यहाँ पे क्यों न्यूज में है? क्योंकि एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है केरला में जिसका नाम है चूलियत्तम। चूलियत्तम एक ग्रुप है यंग इंडिविजुअल्स का, और ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये केरला में कूड़ियत्तम डांस को प्रमोट कर रहे हैं, बस इतना याद रखना। बट न्यूज आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दैट देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कूड़ियत्तम। कौन कौन सा स्टाइल है इसका? कालामंडलम, पन्निकुलम, अम्मानूर या मानी गुरुकुलम, ये स्टाइल्स है और ये याद रखने हैं, ऐसे ही याद रखने हैं, इन स्टाइल्स का नाम याद रखना है क्योंकि बाकी सारे सोर्सेज पे आपको ये स्टाइल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप आई डोंट रिमेंबर नितिन सिंघानिया पे है बट एनसीईआरटी पे तो नहीं है, आपको ये फिर भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि न्यूज आर्टिकल में आया है, फिर आप ढूंढते फिरते हो कि सर ये कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, ये यहीं से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देर इज नो बिग डिफरेंस इन कॉस्ट्यूम्स, बट हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है बाकी सारी चीजों में। कूड़ियत्तम पहले बस टेम्पल्स के अंदर ही होता था, अब ये बाहर थिएटर वगैरह में भी होता है। इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। कथकली केरला में है, कथक नॉर्दर्न इंडिया में है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सतरिया। मैं ये सारे डांसेस आपके लिए एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट कूड़ियत्तम एक्सप्लेन करना मेरे लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। कूड़ियत्तम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ केरला एंड सॉरी एंड दिस इज बेस्ड ऑन संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन। कूड़ियत्तम दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज कूटी विच इज इन मलयालम लैंग्वेज मींस कंबाइंड और टुगेदर, अतम इज एक्टिंग, देयरफॉर इट इज कंबाइंड एक्टिंग। एक्चुअल में कंबाइंड एक्टिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें थिएट्रिकल लैंग्वेज को यूज किया जाता है, जैसे आंखों का एक्सप्रेशन, हाथों का गेस्चर, हाथ कैसे मूवमेंट करते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब चीजें। इसको परफॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कुट्टम पालम। ठीक है, जहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है, सॉरी, जिन थिएटर्स में इसको परफॉर्म किया जाता है उसको कुट्टम पालम बोलते हैं, एंड दे वेर पर्टिकुलरली हिंदू टेम्पल्स। कूटियत्तम इज परफॉर्म्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मेल एक्टर्स जिनको हम चाकियार्स बोलते हैं, और फीमेल्स को नंगियार्स बोलते हैं, ड्रमर्स को नंबियार्स बोलते हैं। ठीक है, चाकियार्स, नंगियार्स और नंबियार्स, ये 3 लोग होते हैं, या ये 3 मेन इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले लोग होते हैं। Pakarnattam is an aspect of Kudiyattam that involves embodying the emotions of male and female roles.
नंगियार कूथु इज सोलो सेक्शन ऑफ फीमेल। कूड़ियत्तम में आप प्ले राइट्स संस्कृत वगैरह में जो हमारे, देखो कितनी अमेजिंग बात है इस नोट में। भाषा, हर्षा, शक्तिभद्रा, कुलशेखरा, नीलकंठ, बोधियाना, महेंद्र विक्रमवर्मन, ये सब लोग, या कालिदास या भावाबूटी, 2023 2022 के पेपर में यूपीएससी ने सेम चीज पूछी, 3 लोगों का नाम दिया, उसमें एक भाषा भी था, और बोला ये लोग कौन थे, और आंसर क्या था? प्ले राइट्स। ये लोग किस लिए फेमस थे? आंसर वाज प्ले राइट्स। कुडियत्तम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। तो इतना तो याद रखना है कि कुडियत्तम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है इंडिया का। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात कर रखी है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे, जिसपे गरबा पूछा गया था, व्हाट इज विच वाज द रीसेंट मोस्ट एडिशन टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, ठीक है, जिसमें गरबा डांस। विद दिस I begin this discussion on next editorial. This editorial talks about the business with China. तो इस आर्टिकल को डिस्कस करते टाइम हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस यूएन आर्म्स ट्रीटी एंड आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, प्लस वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है, नॉट दिस बट द नेक्स्ट आर्टिकल, सॉरी। ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हमें 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहला चीज है चाइना के साथ ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज that do we actually need to understand or do we actually need China as our trade partner, और अगर हमें चाइना चाहिए भी एज ट्रेड पार्टनर तो क्या चाइना तैयार है ऐसा करने के लिए? क्या चाइना हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है? क्या चाइना ये चाहता है कि चाइनीज कंपनीज आके हमारे भारत देश में इन्वेस्टमेंट करें? क्या ऐसा हो सकता है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दी डायनामिक्स ऑफ दीज टू कंट्रीज, ठीक है। अब ये दो कंट्रीज को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे ये दो कंट्रीज कहाँ पे है। ऑथर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे एस जयशंकर सर, जिनने बोला था अभी रिसेंटली जब जेनेवा में 12 सितंबर को वो लोग मिले थे, एंड ही सेड कि 75% जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज थे, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएंगेजमेंट की जो प्रॉब्लम थी, वो 75% तक हमारी सॉल्व हो गई है। वी हैव सॉर्टेड आउट आवर बिग इश्यूज एंड बिगर इश्यूज। हाउएवर द बिगर इशू हैज बीन राइजिंग अबाउट द मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर, जो चाइना कर रहा है मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर, उस पर ज़्यादा बड़ा इशू हो रहा है हमारे साथ। वहीं पे इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोवल सर, वो भी मिले थे, वहाँ के काउंटर पार्ट से, चाइना के काउंटर पार्ट से, जिनका नाम था वैंग ही। दोनों आर्टिकल्स हमने इसी द हिंदू की सीरीज में इसी महीने डिस्कस किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिक्स की समिट होने से पहले ये मीटिंग हो गई थी, कौन सी वाली? एनएसए वाली मीटिंग, ठीक। अब इसके बाद हमें ये भी समझना है दीपसांग और दिमचोक प्लेन्स में, मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा अभी तक, ये पूरा जितना भी हमारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है दीपसांग और दिमचोक वाले रीजन में, मैप के साथ, और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पहले हुआ, उसके बाद कहाँ पे है, और दीपसांग कहाँ है, दिमचोक कहाँ पे है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है, हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे है, गुगरा हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, हर एक चीज़ मैंने उस वीडियो में समझाई है। मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करना चाहता हूँ इसलिए बिकॉज ये एडिटोरियल इस चीज़ पे है ही नहीं। ये एडिटोरियल बात कर रहा है इकोनॉमी की, और ये एडिटोरियल एंड भी इकोनॉमी पे ही हो रहा है। ये एडिटोरियल एक्चुअल में इकोनॉमिक एसोसिएशन के साथ बात कर रहा है कि हाउ वी कैन डेवलप आवर इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज विच इज स्टिल अनक्लियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट वहीं पे हमारी बॉर्डर एरियाज पे क्या डिस्प्यूट्स है उसको साइड में करते हुए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाए, जबकि हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2024 साफ बोलती है हमें, इकोनॉमिक सर्वे 2024 has clearly highlighted this thing that we need China's supply chain through Chinese investment in India rather than importing from China. What we should do is कि हम चाइना से सामान ले, इससे अच्छा ये है कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए, लाइक एफडीआई शुड कम फ्रॉम चाइना। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रही है कि हमारा एफडीआई जो है वो चाइना से आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है? क्या वो हमारे लिए पनेशिया बन सकता है हमारा? Will it work as a panacea for meeting India's investment gaps and insufficient presence in global supply chains? What will happen? क्या ये एक्चुअल में हो सकता है? तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहली चीज, ऐसा होने के लिए चाइना की क्या क्या डिमांड्स है, और उसके बाद चाइना का क्या क्या गेम प्लान है, चाइना एक्चुअल में क्या कर रहा है, और चाइना की डिमांड क्या क्या है। पहली डिमांड है दैट चाइना ने ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग में, ट्रैक 1.5 हम इसलिए बोलते हैं जो ऑफिशियल और बिजनेस प्लेयर्स दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ट्रैक 2 इज बाई दीज बिजनेस प्लेयर्स ओनली, प्राइवेट प्लेयर्स ओनली, जो आपस में बात करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं। ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग्स में चाइनीज स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स
has highlighted this thing that they do not deny that the status quo had been challenged, but accepted but expected India to accept the altered facts to move to full normalcy in relations. What they highlight, देखो पॉलिटिकल लेवल पे हमारे लोग बोल रहे हैं कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास वापस चाइना रिट्रीट करके वापस नहीं जाता अपनी जगह, और हमें बराबर वापस वो एलएसी जो पहले थी, जो पहले कंट्रोल में थी एलएसी। सी कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले मैप समझना होगा, ठीक है। तो अगर आप मैप समझना चाहते हो जम्मू एंड कश्मीर का और इंडिया और चाइना के बॉर्डर का लद्दाख के रीजन में, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। बट इस रीजन में चाइना ने हमारे बॉर्डर के अंदर हमारी टेरिटरी पे टेरिटोरियल एग्रेशन किया जो 2 साल से चल रहा है, और वो चल ही जा रहा है। अभी तक चाइना यहाँ से वापस नहीं गया है। 75% इश्यूज तो सॉल्व हो गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चाइना वापस इन जगहों को नहीं छोड़ना चाहता है। वहीं पे ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में ये बोला जा रहा है कि इंडिया को ये करना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ये वाली लाइन, अब जहाँ पे चाइनीज बैठे हुए हैं वहां पे उनको छोड़ देना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, जो कि एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है। पहला, India came away with clear indication that Chinese were not prepared to accommodate India either on the issue of border or on structural challenges in the relationship. Why? Because their playbook is one they have successfully deployed in other theaters, particularly in South China Sea. अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझते हैं कि ऑथर यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड था, इंडिया क्लियरली बोल रहा था कि चाइना वापस चला जाए, स्टेटस को मेंटेन करे। स्टेटस को का मतलब ये है कि वापस स्टेटस को एंटे, इंडिया वांट्स एंटी, जबकि चाइना वांट्स स्टेटस को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? चाइना चाहता है जो आज की कंडीशन है उसको आप एक्सेप्ट करके चल लो, और इंडिया चाहता है नहीं, जो इससे पहले कंडीशन थी, आपके अटैक करने से पहले जो कंडीशन थी, जो वहां पे प्रॉब्लम्स और वहां पे जो बेसिकली इंक्रीज हुए हैं टेंशन गलवान वैली में, उससे पहले जो कंडीशन थी, स्टेटस को एंटे जो पहले था, आप वो वापस रिस्टोर करके दो, तब जाके हमारी बात बनेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, चाइना हैज अ क्लियर कट पॉलिसी दैट इज 4 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, जिससे उसका टेरिटोरियल एग्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पहले वो 4 कदम आगे चलेगा, फिर वो 2 कदम पीछे जाएगा, बोलेगा वो 2 कदम तो मेरे पास थे ही पहले, ठीक है। दैट इज द बार्गेनिंग टैक्टिक्स ऑफ चाइना। वहीं पे अगर आप देखो तो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं दैट इंडिया और चाइना के रिलेशंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जयशंकर प्रॉब्लम, ठीक है। What is the Jayashankar problem? Author is not highlighting it. It is basically that not talking and taking a defensive offense, ठीक है, और you can say offensive defense, है ना। दैट इज कि आप एक नया डिस्कोर्स सेट करते हो और आप उस डिस्कोर्स से पीछे नहीं हटते हो। दैट इज समथिंग व्हिच इज अ समरी ऑफ जयशंकर प्रॉब्लम, जो हमें नहीं समझनी है। सेकंड प्रॉब्लम जो इंडिया और चाइना के बीच में है, दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। वो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो है चाइना और इंडिया के बीच का ट्रेड डेफिसिट। अगर आप आज के डेट की बात करो तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इज अराउंड $105 बिलियन, इंडिया और चाइना का। वहीं पे अगर आप देखो तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है जो चाइना जा रहे हैं, दे हैव कम डाउन टू ओनली $16 बिलियन इन 2023। इंडिया से बस 16 बिलियन का डॉलर जा रहा है बाहर, ये 16 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं चाइना। जबकि अगर आप डेफिसिट की बात करो तो इट इज 105 बिलियन। अब आप खुद समझ लो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कब से पेंडिंग है। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट और यूएस लेड वेस्ट एंड चाइना both are increasingly securitizing their economies and de-risking and diversifying vis-a-vis each other। वहीं पे अगर आप देखो मैं यहाँ पे इस एक स्टेटमेंट में कितना बड़ा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे बोला जा रहा है दैट यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है जो यूएसए के साथ है, दे फर्स्ट आर डूइंग व्हाट, दे आर सिक्योरिटाइजिंग देयर इकोनॉमीज। वो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। जैसे यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इस बार अपनी इकोनॉमिक सर्वे चेंज, ये अपनी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी। क्यों? बिकॉज दे वांट लोकल डेवलपमेंट। और यूएसए का डेट बहुत सारा है बाहर का। इफ यू अंडरस्टैंड, रशिया का ही $7 बिलियन पड़ा हुआ है कहाँ पे? चाइना का पता नहीं कितना लोन दिया हुआ है कहाँ पे? यूएसए में, यूएसए की कंपनीज को। वाई? बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट यूएसए डिड वाज, यूएसए ने डॉलर सप्लाई किया, पूरी कंट्रीज को दे दिया डॉलर। क्यों? ताकि डॉलर बन जाए यूनिवर्सल इकोनॉमी, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमी बन जाए डॉलर। अब डॉलर सबके पास है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास डॉलर है। अब चाइना के पास डॉलर है तो ये डॉलर का करेगा क्या? जो जो यूएसए में लोन लेना चाहेगा उसको लोन दे देगा डॉलर में। तो हो क्या रहा है, यूएसए की जो इकोनॉमी है उस पे चाइना का डेट है। तो यूएसए सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज अपनी इकोनॉमी ठीक कर रही है, वो वहां का सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ा रही है। दूसरा क्या हो रहा है, चाइना जो कि हाईली डिपेंडेंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, जो वेस्ट से आ रही थी, जो वहां पे मेन
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग चेन्स लगी हुई थी कहाँ पे, चाइना में, उनके ऊपर डिपेंडेंट था। चाइना क्या कर रहा है अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहाँ पे, अफ्रीका में। अभी अगर आपने चाइना अफ्रीका की समिट को देखा होगा, जो मैंने इन्हीं सेशंस में कवर की है, इसी सितंबर के महीने में भी कवर की है, ठीक है। अगर आप उस चीज को देखो, उस समिट को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का बोल रहा है चाइना अफ्रीका में। वाई? बिकॉज रिसोर्स रिच कंट्री है। वहीं पे इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है, द फोर्थ थिंग इज चाइना इज स्टिल नॉट अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना इज स्टिल नॉट अ मार्केट इकोनॉमी। तो fourth statement is that China is still not a market economy. But what is China? The third plenum of CPC in July 2024 said that what we need to do is we need to double down on industrial policy with a growing role for sectors, state sector and co-option of the private sector to subserve the strategic objectives of the party state. Understand? China is a party state. China में एक single party है और China market economy नहीं है. China का जो main काम है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज अ पार्टी स्टेट। वो सिंगल पार्टी है, वो एक ही पार्टी है। वो पार्टी जो बोलेगी वही स्टेट है, और जो स्टेट है वो पार्टी है। इट इज लाइक इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। वैसे ही चाइना, जो कि टोटल एक मोनार्की में जी रहा है, एक सिंगल पार्टी के डोमिनेंस में जी रहा है, उस पार्टी का यह मानना है कि हम स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ा देते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे, और अभी भी प्राइवेट सेक्टर वहां पे प्रमोशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना डज नॉट वांट कैपिटलिस्ट मॉडल, चाइना वांट्स इट्स ओन कम्युनिस्ट मॉडल। ठीक है। therefore China's objective of dominating the future and the future industries is clearly mentioned. चाइना हाईली फोकस्ड है किस किस चीज पे? क्रिटिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सोलर इक्विपमेंट्स पे, लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर। देयर इज क्लियर कट पॉलिसी एंड क्लियर कट इंटेंशंस विद गोल्स विद रिस्पेक्ट टू चाइना, कि उनको करना क्या है। चाइना का अगर लार्जर गेम प्लान हमें समझना है तो दैट इज चाइना का जो रिगरस स्क्रूटनी है टुवर्ड्स आउटवर्ड फ्लोज। चाइना से जो बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखो तो चाइना का एक चाइना की इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक स्टडी हुई है बाय द मर्केटर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज। दिस ग्रुप brings out that the rigorous scrutiny by Chinese government on the investments which are going out of China. प्लस ये लोग डेवलपमेंट किस चीज की कर रहे हैं? दे आर डेवलपिंग एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, एंड वो बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजीज जो है ये क्लियरली चाइना के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। देयरफॉर ऑथर हियर सजेस्ट्स कि ये बहुत ही एक बचकाना होगा चीज कि अगर हम ये सोचे कि चाइना विल हेल्प इंडिया टू बिल्ड इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। Therefore, if we are giving free access to Chinese companies, this will attract low value addition investments rather than what we are expecting. We expect कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो बड़े सेक्टर्स में, क्रिटिकल सेक्टर्स में आएगा। वैसा नहीं होने वाला है, वो लो वैल्यू एडिशन सेक्टर में आएगा। Sixth, the expectation that imports from China can be reduced by boosting FDI from China is not borne out by the expenditure of other geographies which have received substantial Chinese investment. जैसे अगर आप देखो, सिंपल एग्जांपल, हम ये सोच रहे हैं कि चाइना से जो पैसा आएगा उससे क्या होगा? चाइना से पैसा यहाँ आ रहा है, उससे होगा ये कि यहाँ से जो चाइनीज कंपनीज यहाँ प्रोड्यूस करेंगी वो प्रोड्यूस बाहर जाएगा, और उससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। जो ट्रेड डेफिसिट है $105 बिलियन का, वो ठीक हो जाएगा। बट वैसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने बाकी सारी कंट्रीज में भी देख लिया, चाइना जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन कंट्रीज में क्या हो रहा है? उन कंट्रीज में केओस क्राइसिस हो रही है। और वहीं पे अगर आप देखो, ASEAN इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना have increased from $368 billion to $438 billion. Therefore, अगर चाइनीज कंपनीज आती है तो उससे चाइना का एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा इंडिया की तरफ, इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला है, इतना तो श्योरिटी है। ठीक है। तो दीज वेर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एडिटोरियल जो हमें याद रखने हैं, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, और बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द आर्म्स एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि क्या हम आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हुए ह्यूमैनिटेरियन लॉज और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ऑथर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने डिस्कशन भी किया था इस बात पे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आया था, जिस पिटिशन ने बोला था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ से शेल्स, बाकी सारी चीजें, जितना भी एमिनेशन यहाँ से जा रहा है इसराइल के पास, वो उस एक्सपोर्ट को रोक दे। एक्सपोर्ट रोकने से होगा ये, इसराइल के पास नहीं होगा, और इसराइल जो है वो अपना वॉर शायद कुछ हद तक गाजा में कम करते, क्योंकि गाजा में जिन लोगों को वो मार रहा है उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई है, और उससे लोग मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वी कैन नॉट इंटरवीन इनटू दिस
बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम नहीं है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना। वहीं पे ऑथर ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आप वहीं पे देखो नेदरलैंड, नेदरलैंड का एक कोर्ट है विच क्लियरली ऑर्डर्ड टू ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल F-35 फाइटर जेट्स टू इजराइल। वहीं पे अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन का एक पर्टिकुलर रेगुलेशन है, लॉ है, जिसने प्रोहिबिट किया हुआ है मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टू अ कंट्री इफ देयर इज क्लियर रिस्क दैट जिस कंट्री को आप ये भेज रहे हो, जिस कंट्री को आप दे रहे हो एक्सपोर्ट्स, आर्म्स के एक्सपोर्ट्स, दैट कंट्री विल वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अगर ऐसा लग रहा है तो यूके में, ये यूरोपियन यूनियन में क्लियर कट लॉज है जो इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जो इस चीज को प्रोहिबिट करते हैं कि आप उस कंट्री को हथियार मत दो जो कंट्री ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन कर रही है। यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि दैट देयर इज अ लीगल गैप। लीगल गैप किस चीज का है? ही सेज जैसे यूके का एक एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, यूरोपियन यूनियन का ये रेगुलेशन है, वैसे यूके का एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है? वो भी यही बोल रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गाजा है और जो कहीं पे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने एमिनेशंस को, उन एमिनेशंस को ना यूज किया जाए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में। वैसे ही ऑथर यहाँ पे बोल रहा है ऐसे एक्ट्स हमारे इंडिया में नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो इंडिया में वी हैव द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट ऑफ 1992, और इस एक्ट को अगर आप पढ़ो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम विच इज द एक्ट ऑफ 2005, इन दोनों एक्ट्स को अगर आप साथ में पढ़ो तो इट प्रोहिबिट्स एंड इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड गुड्स रेलिवेंट टू इंडिया फॉर वेरियस रीजंस। गवर्नमेंट के पास ये पूरा अधिकार है इन दो एक्ट्स के अंदर कि वो रेगुलेट करे अपने एक्सपोर्ट्स को, वो किसी भी कंट्री के पास जा रहे हो वेपन्स, ठीक है। एंड इसी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स ड्यू टू इंडियाज इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस। डन, समझ में आ गई बात? फर्दर, एज पर इंडियाज डोमेस्टिक लॉ, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूके और यूरोपियन यूनियन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की कंप्लाइंस का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है ना। बट ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस में और बाकी सारे ऐसे केसेस में, अभी रिसेंटली रजत सिंह केस में भी बोला कि हमें क्लाइमेट जस्टिस करनी चाहिए, इससे पहले बोला हमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस रोकना चाहिए, गाइडलाइंस दी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी गाइडलाइंस दे सकता था, है ना। ऐसा ऑथर का मानना है, ऐसा ऑथर का बोलना है। वहीं पे ऑथर दो और चीजें हाईलाइट कर रहा है। पहला, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो ट्रीटी रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म्स। इस ट्रीटी का आर्टिकल 6 हमें बोलता है कि कोई भी कंट्री ऐसा काम नहीं कर सकती है जिसमें वो हथियार भेज रही हो, किसको? उसे कंट्री को, वेयर इट हैज नॉलेज दैट दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स। सिंप्लीफाइंग इट, आप उस कंट्री को हथियार नहीं दे सकते हो जिसका आपको पता हो, जैसे पाकिस्तान, आपको पता है मैंने इसको हथियार दिया, ये उल्टा मेरे पे ही हमला करेगा। वैसे ही बस मसूर की हालत नहीं करनी आपने आपकी, आपने उस कंट्री को हथियार नहीं देना है जहां आपको पता है कि ये कंट्री उन हथियारों को वॉर क्राइम में यूज करेगी। आर्टिकल 7 ऑफ द सेम ट्रीटी ऑब्लिगेट्स स्टेट टू असेस कि आप किस इंसान को हथियार दे रहे हो, कन्वेंशनल आर्म्स किसको दे रहे हो, यू नीड टू असेस दोज एक्सपोर्ट्स फर्स्ट, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, इंडिया ने साइन ही नहीं किया ये ट्रीटी। एज अ रिजल्ट, दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया, देयरफॉर दिस ट्रीटी कैन नॉट बी जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। क्लियर कट, इंडिया के पास ये ट्रीटी का सिग्नेचर ही नहीं है, इंडिया ने साइन ही नहीं की है, तो कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। देयरफॉर व्हाट अबाउट इंडियाज लायबिलिटी अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में सबसे पहली चीज है जेनेवा कन्वेंशन विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया, और उसी का आर्टिकल 1 सेज कि all the states which have signed Geneva Convention have to respect and ensure respect for international humanitarian laws. These international humanitarian laws were held by International Court of Justice earlier in the Nicaragua versus United States of America case, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला that this article 1 of Geneva Convention imposes negative obligations on the state. क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि सिंपल, इंडिया आर्म्स ट्रीटी का तो पार्ट नहीं है, बट इंडिया जेनेवा कन्वेंशन का पार्ट है। जेनेवा कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 1 ये बोलता है कि कोई भी ऐसी कंट्री, आप किसी भी ऐसी कंट्री को जिसके पास वेपन्स है, वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है, उस कंट्री के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, उस कंट्री के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप एक्सपोर्ट करते टाइम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट करो, ये समझो कि उस लॉ को वायलेट ना किया जाए। दस ऑल द कंट्रीज जिन्होंने भी जेनेवा कन्वेंशन को साइन किया है, उन कंट्रीज को नहीं सप्लाई करना चाहिए वेपन्स किसी भी ऐसी कंट्री को जिसका कोई पास्ट या प्रेजेंट ऐसा पैटर्न हो कि उसने वायलेट किया हो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को। दिस इज व्हाट ऑथर सेज। क्लियर कट, यहां तक कहानी समझ में आ गई? समझते हैं व्हाट इज आर्म्स और आर्म्ड, द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी,
ठीक है, दिस इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन्स। ये ट्रीटी कब बनाई गई थी? ये 2014 4 दिसंबर की ट्रीटी है। दिस इंटेंड्स टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस। इस ट्रीटी के 105 कंट्रीज आर देयर जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। 32 states have signed but not ratified. India earlier abstained from voting. इंडिया ने वोट नहीं किया और इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इस ट्रीटी के अंदर this treaty should be used for if the weapons are used for serious violation of international human rights or humanitarian laws or the acts of genocide, crimes against humanity, terrorist activities, gender based violence, violent crimes, organized crime, किसी भी ऐसे तरीके का कोई भी एजेंडा कोई कर रहा है तो उन चीजों को प्रोहिबिट करती है ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। समझ में आई बात? नेक्स्ट विच इज जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1949 में। ठीक है, और जेनेवा कन्वेंशन 1949 के बाद इसके कुछ कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी आए थे। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। दीज एडिशनल प्रोटोकॉल्स दे आर जस्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज which impose limitations on barbarism, barbarity of war। इसके ऊपर ये इम्पोज कर रहे हैं लिमिटेशंस कि अगर आपको वॉर भी करना है तब भी आप वॉर में उस एंशंट तरीके पे आप सबको ही नहीं मार डालोगे। ठीक है, सिविलियंस का आप रेस्पेक्ट करोगे, सिविलियंस के राइट्स का रेस्पेक्ट करोगे। यू कैन नॉट गो ऑन टोटल क्रूअल्टी, वो नहीं करना है। ठीक है, सबको ही नहीं मार देना है। दे प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन फाइटिंग, जैसे सिविलियंस, मेडिक्स एंड वर्कर्स, जो एड वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये। एंड दोज हु नो लॉन्गर कैन फाइट, अर्लियर वो लड़ रहे थे बट अब वो फाइट नहीं कर पाएंगे, जैसे wounded soldiers, sick people और shipwrecked troops and prisoners of war। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेवा कन्वेंशंस आए। जेनेवा कन्वेंशंस कितने हैं हमारे पास? 4 कन्वेंशंस है। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन 1, जेनेवा कन्वेंशन 2, 3 एंड 4। पहला कन्वेंशन, इट प्रोटेक्ट्स wounded and sick soldiers on land during war। Second convention protects wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea during war। So land, sea। Third Geneva Convention applies to prisoners of war। ठीक है, Fourth Geneva Convention affords protection of civilians including the occupied territory and territory। तो जेनेवा कन्वेंशन किस लिए है? इन सब लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 3 टू द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन सेज दैट कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने के लिए उन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, दैट इज सेट बाय आर्टिकल 3 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। दे इंक्लूड ट्रेडिशनल सिविल वॉर्स, इंटरनल एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट स्पिल ओवर। तो ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 3 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन टॉक्स अबाउट व्हाट? नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, प्लस 2 protocols of 1977, that is additional to the fourth Geneva Convention there is one protocol of 1977 which strengthens the protocols and protection of victims of international and non-international armed conflicts। Last में we have International Committee of Red Cross, IRIC, ICRC, that is International Committee of Red Cross, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए काम करती है, it was established in 1863, sorry 1863, and it operates worldwide। It helps people affecting the conflict and armed violence। ये एक इंडिपेंडेंट नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, दैट टू इन जिनेवा। आईसीआरसी, इसको मेनली फंडिंग कहाँ से मिलती है? डोनेशन से मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड नेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। डन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज क्या है, कैसे है और क्यों प्रोहिबिट करना चाहिए हमें वेपन्स के एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉनसून एंड इट्स रिट्रीवल। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमें उतना समझना
समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। अगर मॉनसून पे इस बार क्वेश्चन आता है आपके किसी भी मेंस में जो आप आगे दे रहे हो, तो यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट एज योर सिंपल इंट्रोडक्शन कि इस साल मॉनसून में 5% मोर देन नॉर्मल एंड 3% इन सितंबर, 3% लेस इन सितंबर एंड 15% एक्सेस इन अगस्त। टोटल मॉनसून में 5% ज्यादा बारिश हुई, सितंबर में कम बारिश हुई और अगस्त में ज्यादा बारिश हुई। दिस इज समथिंग विच डिपिक्ट्स द इररेगुलर पैटर्न ऑफ मॉनसून। ठीक है, यहाँ पे मेन जो यहाँ पे फोटो है दैट इज आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर में है, राजस्थान में है। बात की जा रही है यहाँ पे मॉनसून के विड्रॉल की। मॉनसून हमारे पास आता है तो वी एक्सपीरियंस साउथ वेस्ट मॉनसून। इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो विंड्स यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही होती है, ये इक्वेटर और आईटी सीजड के को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, आईटी सीजड ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है एंड दे स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और ये विंड्स जब समंदर से होती हुई आती है तो ये यहाँ से बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आती है और इंडिया में दो जगह से इंडिया के लैंड मास को टकराती है। वन इज थ्रू द अरेबियन सी, अनदर इज थ्रू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ पे दो ब्रांचेस आती है, एक यहाँ नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है, दूसरी यहाँ से एंटर करती है एंड देन इट रीचेस ओवर हियर। मेन चीज जो आर्टिकल में है दैट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से ये रिट्रीवल होना स्टार्ट होता है, वापस जाना स्टार्ट होता है और ये वापस जाएगा कब तक? 23 सितंबर से ये स्टार्ट हो, 1 जून से ये स्टार्ट हुआ इसका रेनफॉल। 1 जून was the first day when monsoon struck the Indian landmass। 23 सितंबर तक ये रहा, अब ये वापस जाएगा और वापस जाते जाते इसको हम क्या बोलते हैं? विंटर रेनफॉल। ठीक है, विंटर मानसून। और इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं? क्योंकि अभी ये विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर जा रही है। तो यहाँ पे भी अभी भी इन विंड्स को राइट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होना होगा। ये लैंड से निकल के सी की तरफ जा रही है, राइट साइड की डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखो तो सदर्न स्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ क्यों थी? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में आपको राइट डायरेक्शन में विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है और साउथ में ये राइट, ये लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन करता है किनका? विंड्स का। दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक और चीज हमें याद रखनी है कि विंटर मॉनसून जब भी आता है, मॉनसून जब रिट्रीट हो रहा होता है, तमिलनाडु, केरला एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश दे विटनेस रेनफॉल। और वहां रेन होगी 30 सितंबर से। ऑल द रेनफॉल आफ्टर 30 सितंबर इज नॉट काउंटेड एज मॉनसून रेनफॉल। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉनसून के रेनफॉल में नहीं आती है। ठीक है, 30 सितंबर के बाद जो बारिश गिरती है इन स्टेट्स में, वो मॉनसून के साथ कवर नहीं होगी, वो नॉर्थ ईस्ट वाले विंड्स के साथ कवर होगी। ठीक है, 30 मॉनसून तक जितनी भी होगी वो होगी बस। चलो, इसके साथ हम आज का डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। और आज के डिस्कशन के लास्ट में देयर इज दिस पीवाईक्यू जो यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। ये क्वेश्चन बेसिकली इज अबाउट द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि हर बार क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने हाईलाइट किया था। ठीक है, एंड दिस टॉपिक वाज अबाउट द वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज सिंपल, द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मेनली जब भी आपसे ये पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस का ये एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है, वो वाला एजेंसी है, ये वाला एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, ये स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इज द इजीएस्ट पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूज किया जा सकता है किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के रिप्लेसमेंट में। ठीक है, एक्चुअल में दिस इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और दिस कैन बी एजेंसी ऑफ नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट एग्जामिनर के लिए इजी था यूनाइटेड नेशंस यूज करना तो उसने कर लिया। वहीं पे दूसरा फैक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंस्पायर्स एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है किसी बुक से, किसी वेबसाइट से डायरेक्ट उठाया गया है और आपके सामने रखा गया है। अगर ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव नहीं होता, अगर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं कर रही होती, ठीक है, अगर ये ऐसा काम नहीं कर रही होती तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा कर रही होगी, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही होगी तभी जाके क्वेश्चन बना है। थर्ड इज द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये गोल हो सकता है या इसका ये मेन फंक्शन है या नहीं है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना कंट्रीज को। दिस इज अ स्टेटमेंट विच वाज रॉन्ग इन नेचर। हाँ, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, बट पहला स्टेटमेंट आपको टोटली एलिमिनेट कर देना है, जो कि ईटी क्लासेस में मैं सिखाता हूँ। और दूसरा स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली ट्रू मानना है। क्यों?
क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये नहीं होगा, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज इट हैज टू बी करेक्ट, HTBC स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों आया था? बिकॉज वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है, और ये बहुत सारे एडिटोरियल्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कवर किया था। 19th of the November is celebrated as World Toilet Day to bring awareness and shed impact on the issues of sanitation. वहीं पे अगर आप बात करो तो स्टेटमेंट 3 में ये बोला जा रहा है that it does not grant funds to LDCs। ये फंड्स नहीं देता है, बाकी सब काम करता है, ठीक है, कंसल्टेशन वगैरह देता है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट वाज फाउंडेड इन 2001 एंड इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट कमिटेड ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्रूविंग टॉयलेट एंड सैनिटेशन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एनजीओ है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, एजेंसी नहीं है, ठीक। डन। विद दिस आई कंक्लूड द डिस्कशन। एंड आज का आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप हर रोज की तरह आंसर करोगे, इसको लिखोगे, और आंसर करने के बाद अपना आंसर हमें भेजोगे हमारे चैनल्स पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे जो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उन पे आप शेयर करोगे। क्वेश्चन इज, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज अ स्यूडो साइकोसिस ऑफ द एरा ऑफ इमरजेंसी। Do you think that it is just a pseudopsychosis of the emergency, or do you agree to it, or do you think that this is the fundamental uh, principle or fundamental philosophy of the diversity of India? Further, you need to also shed light on the fundamental differences between India and European secularism. India और European secularism का difference मैंने पूरा आपको इस PPT के स्टार्ट में ही समझा दिया था। हाँ, आपको ये समझना होगा और आपको ये बताना होगा कि क्या ये स्यूडोसाइकोसिस है, क्या ये बस इमरजेंसी का एक प्रोविजन है, या फिर ये फंडामेंटल है हमारी डाइवर्सिटी को लेके, हमारी पॉपुलेशन को लेके, या इंडिया के नेचर में है ये चीज़, सेक्युलरिज्म की चीज़, है ना। चाहे आप अशोका का एग्जाम्पल दो, या उसके बाद भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, उसके बाद मेडिवल एरा, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, हर एक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है। साइकोलॉजी, ये जो इसके पीछे फिलोसफी है, वो पूरी मैंने आपको समझा दी है। आई होप यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड यू विल सेंड योर आंसर्स। I conclude the discussion, and I want all of you to keep these numbers and follow the links, download the app. This all initiatives are only and only for your betterment, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए है ये। बाकी इनका कोई ओवर मोटिव नहीं है, आपकी हेल्प करने का एक मात्र उद्देश्य है कि आपकी हेल्प हो जाए किसी भी तरीके से। चाहे आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना कंटेंट डाउनलोड कर लो, आप करंट अफेयर्स डाउनलोड कर लो, आप वहाँ पे जाके सेशंस देख लो, आप व्हाट्सएप पे जाके हमारे साथ बात कर लो, आपको मेंटोरशिप में कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई सब टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप हमसे पूछो और हम आपको आपका आंसर बता देंगे विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। नथिंग इज देयर टू बी चार्ज्ड। With this, I conclude today's discussion. I hope you enjoyed it and liked it. Share it more and more with your friends and all the community groups which you are part of. Jai Hind.